नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस अहम पेशकश में हम बात करेंगे असलहा एक्ट 1959 की। जी हाँ, गैर कानूनी असले के इस्तेमाल से होने वाले जराइम को मौसर तरीके से रोकने के लिए लाए गए इस कानून की अहमियत और इफादियत को आज हम समझेंगे। इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं साबिक एसीपी जनाब राजेंद्र सिंह साहब, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मारूफ वकील वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब। आप दोनों का हमारी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। वीरेंद्र जी, जब हम बात करते हैं इस कानून की, मुल्क में कब ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे मुल्क में असलहे से मुतालिक एक कानून होना चाहिए, एक आर्म्स एक्ट होना चाहिए? एक मुख्तसर अंदाज में मैं इसका बैकग्राउंड समझना चाहूँगा, अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहेंगे कि आखिर वो ज़रूरत क्या थी, वो बैकग्राउंड क्या था? देखिए, इस देश में दो चीज़ें हैं। एक तो नॉर्मल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, नॉर्मल हथियार जिन्हें माना जाता है उनको, जैसे छुरी हो गई, तलवार हो गया, बोज जिन्हें धनुष कहते हैं, एरोज कहते हैं। ये ट्रेडिशनली तो अवेलेबल रहे हमेशा से। भाला, स्पीयर, तलवारें, छुरी का साइज वेरी कर सकता है, हमेशा से रही है। उसके बाद फायर आर्म्स की एक बात आ गई। फायर आर्म्स का 1841 से पहली बार आर्म्स एक्ट को जो कॉलोनियल मास्टर्स इस देश के आए, उन्होंने इसको कोडिफाई करने की कोशिश की। फिर उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किए कुछ देर के बाद। फिर लेकिन फाइनल कल्मिनेशन जब आया उसका, तो 1857 में इस देश में देश की स्वाधीनता का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ जी। तो अंग्रेज हुक्मरान जो इस देश के थे, जो उस वक्त के, उनको ऐसे लगा कॉलोनियल यहाँ के उन्होंने कब्जा किया था देश पर, तो उन्हें लगा कि अगर अपराइजिंग हो जाएगी 1857, उसे एक गदर कहते हैं, वो कहते हैं कि गदर फेल हो गया, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन उस गदर में उनको लगा कि अगर ये हथियार जो है इनके पास, इस यहाँ की जनता के पास हथियारों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बगावत दोबारा पनप सकती है, तो अगली बार शायद हम बचेंगे भी नहीं। पनपने की विषय नहीं था, वो समझ चुके थे इस बात को कि इस देश में उनके खिलाफ जनमानस का जो वातावरण है वो बहुत विरोध में उनके। तो उन्होंने फिर उसके बाद 1858 में उन्होंने एक आर्म्स एक्ट लाए वो लोग, जिसको ओरिजिनली इंडियन आर्म्स एक्ट कहते हैं। उस आर्म्स एक्ट में उन्होंने जो उसका एलिमेंट्री वर्जन कह सकते हैं, दोबारा लेके आए जब 57 के बाद, उसमें उन्होंने देश के सभी लोगों को महरूम कर दिया कि वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते। उन्होंने प्रोविजन लगा दिया उसमें, ड्रैकोनियन। यानी जो हमारे हिंदुस्तानी समाज का कोई भी शहरी जो है वो हथियार नहीं रख पाएगा, ये उन्होंने प्रावधान किया। इस देश की जनता हथियार नहीं रख पाएगी, और हथियार रखना चाहेगी अपने पास तो वो पहले उनसे परमिशन लेगी। परमिशन लेने का प्रोविजन जो था, अब नेचुरली अब एक आपने देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन आप किसी चीज को कोडिफाई करते हैं, आप तो आपको कोडिफाई जब किसी चीज को किया जाता है, कोई भी कोडिफाई लॉ, तो आपको उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको उनकी राय भी लेनी चाहिए। लेकिन सर उस वक्त तो उनका तो एक जबरदस्ती की एक हुकूमत थी, हाँ। इसलिए उन्होंने उसको मुसल्लत करना चाहा लोगों के ऊपर, लोगों को दबाने के लिए, और अपने खिलाफ कोई आवाज ना उठे उसको भी उन्होंने दबाने की कोशिश की। अगर हम आजाद हिंदुस्तान की जब बात करते हैं और 1959 की इसकी बात करते हैं, तो आजादी के बाद क्या जरूरत पेश आई? वो हमारे लिए अब हुकूमत भी अपने ही लोगों की थी और अपने ही नागरिकों के लिए कानून बनना था। उस वक्त क्या ऐसी जरूरत पेश आई? सर मेरा कहना यहाँ पर यह, आप इसमें एक क्लिक है बीच में जी। 57 के बाद 58 में जब वो लाए, 1858 में, 1858 से लेके 80 साल तक, अराउंड 80 इयर्स आई मस्ट से, देश 1947 में देश आजाद हो गया। वही ड्रैकोनियन लॉ जो अंग्रेज हुक्मरान ने देश में लागू किया था, जिसमें लोगों के पास हथियार ही नहीं होगा तो आप फिर जलियांवाला बाग करना आसानी रहेगी ना, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर सकेंगे? लोग यानी आजादी तक वही कानून रहा जो अंग्रेज लाए थे। हाँ। अब
उसके लिए जरूरत पेश आ रही थी कि अब अपने लिए एक अब इस नया देश में कानून। जब आज़ादी आई, जी। इस देश में जब आज़ादी आई, आज़ादी के बाद भी विचार चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली कल्मिनेशन करने के लिए उपेंद्र नाथ बर्मन साहब जॉइंट एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उपेंद्र नाथ बर्मन साहब उसके चेयरमैन थे और लोकसभा से और राज्यसभा से उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, मेंबरान थे, करीब मतलब नंबर ऑफ मेंबरान होते हैं जिनकी पब्लिक बिल्टअप किया गया। फिर उन्होंने उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ जिसका अंग्रेजों ने हनन कर लिया, वो हकूक छीन लिए थे अंग्रेजों ने जी, उस चीज को रेस्टोर करना पड़ेगा। और नॉट ओनली दिस, इट शुड बी इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 21 राइट टू लाइफ। प्रोटेक्शन के लिए अब क्या है? कल को आपको या पे हथियारबंद आदमी या जबरदस्ती करने के लिए आदमी या भीड़ आपको अटैक कर देती, तो आपके पास अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, राइट टू लाइफ। इसी के ऊपर मैं क्या नाम है राजेंद्र सर से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, राइट टू लाइफ और आर्म्स एक्ट क्या ताल्लुक है इन दोनों का? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सिंह साहब ने जो है बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी बताई है। बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा कि एक अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी कि किसी के पास वेपन ना हो। हमारी ये ज़रूरत थी कि जो बिल्कुल ही डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल पर्पसेस के जो लिए वेपन उन्होंने बिल्कुल मना किए थे वो हों, और जो फायर आर्म है उसको रेगुलेट किया जाए। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी बाय दिस न्यू एक्ट, जो अपना 1859 का एक्ट है, आर्म्स एक्ट, जो हमें बाद में मिला है अभी, उसके द्वारा था। अब ये था कि क्या इसको इतना आगे तक ले जाएं कि इसको एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी दी जा सकती है या लीगल राइट तक ही इसको सीमित रखें। तो इनिशियली ये कुछ सोच थी उस टाइम कि कुछ आदमी ये कह रहे थे कि भाई हमारे देश में इसको फ्री कर दो ना, कोई भी जाए परचेज करे वेपन और अपना यूज़ करे, उसका रेगुलेशन हो जाएगा। फिर एक कहा था नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है जिसको हम ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, प्रोविजंस रखने पड़ेंगे, लाइसेंस के प्रोविज़न रखने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर ये सारे के सारे प्रोविजंस हमारे पास आए। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही कहा सिंह साहब ने कि भाई ये एक हमारा जीने के अधिकार के साथ ही सिक्योरिटी की भी, कि मेरा सेल्फ जो है, सेल्फ अपने आप को सिक्योर कर सकूँ, ये मेरा राइट है, फंडामेंटल है। लेकिन बाद में इसको उस कैटेगरी पर नहीं ले जाया गया है। अदरवाइज़ तो हर आदमी फिर कंडीशन लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मांगता है कि मेरी सिक्योरिटी है और ये होना चाहिए। हालांकि एक दो ऐसे जजमेंट भी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि जिसमें ये कहा गया है कि भाई आप जो है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, जेन्युइन है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मन की मर्जी चलेगी, वो देंगे नहीं उसको लाइसेंस। वो को अगर नहीं भी देंगे तो उनको रीज़न बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अब लीगल राइट्स ज़रूर है हमारे पास, और ये अच्छा है अभी जो बहुत सारे वायलेशंस आए हैं, और ख़ासकर पुलिस के लिए तो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एक्टिविटीज़, वायलेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें ज़रूर इस फायर आर्म्स का यूज़ होता है। और हमारे लिए रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर, एक बड़ा अच्छा सा, मतलब एक सख्त लॉ और सख्त कानून आए, सख्त सज़ा के साथ आए। तो मेरे ख्याल में जो अभी अमेंडमेंट आए हैं रिसेंटली, सही कहा साहब ने कि इतने सालों के बाद अब जो है कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो 25 सेक्शंस हैं उसमें जो अभी सेक्शन 25(5) के बाद जो उन अमेंडमेंट्स को भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। हाँ, और बाकी जब हम बात करते हैं इस एक्ट की, वीरेंद्र जी, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर एक कॉमन मैन इसको समझना चाहे, आर्म्स एक्ट, आपने ट्रेडिशनल जो वेपन्स होते हैं वो भी बता दिए और फायर आर्म्स भी बता दिए, ये एक्ट किस किस को कवर करता है? इस एक्ट के तहत कहाँ कुछ हथियारों को भी अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो कौन कौन से हथियार के ऊपर पाबंदी की बात होती है? देखिए, आई मस्ट क्लैरिफाई, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उपेंद्र नाथ बर्मन साहब की, जिसने रिकमेंड किया था, ठीक है, वो जो एक्ट जो पास हुआ उसमें सारी जो रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई उस कमेटी की, नाइस, स्पीयर्स, भाला, छुरी, एरोज, धनुष और वाण, जिसे बोज कहते हैं, बो एंड एरो, धनुष वाण, इसकी उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि ये फ्री कर दिया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी, जिसके आधार पर ये एक्ट बना था। लेकिन जब अल्टीमेटली फाइनल शेप जब एक्ट की आई, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर एग्जम्प्ट नहीं की गई जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक विषय है। दूसरा विषय इसमें यह है कि जो एक एक्सेप्शन जरूर लॉ में, जो करंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स,
एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, देखिए किचन नाइफ, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं आपसे। जी जी बिल्कुल जरूरी है, वो घर के एक अंदर किचन नाइफ है, मीट क्लीवर्स हैं, मीट काटने के लिए बड़े बड़े छुरों का इस्तेमाल होता है। हाँ, गोश्त की दुकानों पर वो बड़े हाँ। छुरे से ही उनके लिए जरूरी है उसका इस्तेमाल। आप अगर उसकी डेफिनेशन से, आर्म्स एक्ट की डेफिनेशन से सारे अंदर चले जाएंगे। उसको समझना कहाँ होगा, उसकी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं। अब वो बात आ रही है पब्लिक डोमेन जी, पब्लिक प्लेस, using certain implements, sampling instruments which can be treated as a weapon of offense, वेपन ऑफ डिफेंस। जो देखिए वेपन के किसी चीज हम वेपन कह रहे हैं, वेपनरी कह रहे हैं हम किसी चीज को, उसके दो पर्पज होते हैं। एक छुरी जो है बड़ी नाजुक सी चीज है और उसे घर में आप सब्जी काट रहे हैं, आप ठीक, आप मीट बना रहे हैं, उसके लिए उसके नेचुरली आप सब्जी काटने की छुरी से तो आप गोश्त नहीं काट सकते। अब उसी गोश्त की वो छुरी को आप सड़क पे ले आते हैं और ब्रांडिश करना शुरू कर देते हैं और लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं, या उस छुरी को लेके आप 5 लोगों के पीछे भाग लेते हैं जो निहत्थे होंगे। तो उस सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइव करती है। तो ऑर्डरली जिन चीजों को ओवरलुक किया जाता है, अनदेखा किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंटिंग मशीनरी की तरफ से, वो ऑफेंस कवर्ड अंडर आर्म्स एक्ट आ जाता है। और उसकी कई सारी चीजें भी है जो रेगुलर कोर्स में होती भी रहती हैं, जैसे नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें नोटिफिकेशन भी इशू किए जाते हैं जिसमें शो किया जाता है कि पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि ये चीज़ें जो होंगी ऑफेंस मानी जाएंगी। जैसे सर्टेन लेंथ से ज़्यादा के ब्लेड्स होना, कैरी होना, बटनदार नाइफ का, आप बटनदार नाइफ जैसे रामपुरी छुरी कहते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरियों में तो हम लोग देखते थे, जनता इससे अवेयर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। नहीं, हमारे प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए ये ताकि लोग ये जान सकें कि आखिर वो कौन सा चाकू है और वो कौन सी बंदूक है। उत्तर प्रदेश के रामपुर एक जगह है जी, वो बड़ा मशहूर रहा है। उससे जुड़ी हुई रामपुरिया छुरी, रामपुरिया चक्कू के नाम से एक बटनदार नाइफ होती थी। बटन करेंगे तो उसका ब्लेड निकल के आता था उसका। तो अब नेचुरली फोल्डिंग है, वो एक बटनदार में एक पेन के साइज का पेन से भी आधी साइज का वो ब्लेड उसके अंदर चला जाएगा। और मेरे पे आपको शो करूंगा, मेरे पास आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग ऑफेंसिव, आई एम कैरिंग इट इन पॉकेट, लेकिन उसका बटन दबाऊंगा तो छुरी से ज्यादा निकल के आ जाएगी, इतनी लंबी छुरी। और नेचुरली किसी भी आदमी को दहशत करने के लिए कानून क्या कहता है उसके लिए? अगरचे वो निकल करके छुरी बन जाती है, वो जेब में एक छोटे साइज का रखा हुआ चाकू अगर निकलने के बाद वो छुरी बन जाती है और सामने वाला जो है वो उससे डर रहा है, कानून क्या कहता है? कानून इसको दो तरीके से लेता है। कानून ये कहता है जब तक, देखिए व्यूअर्स को मैं कोई कानूनी पेचीदगी मैं कोई सिखाना नहीं चाहता उस चीज को, अवेयरनेस के सेंसिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। एक्सटॉर्शन लॉ की डेफिनेशन है व्हेन यू पुट समबॉडी इनटू फियर ऑफ हार्म, फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, फियर ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ रिलेटिव्स, or under that fear, by showing any instrument, any weapon, if you commit an offense, so it is covered broadly under offense of extortion. Extortion बड़ा गंभीर अपराध है और उसके लिए सजा का भी इंतजाम है, प्रावधान है। अब जब बात आती है सर थ्रेट की, लाइफ की, जब जैसे उन्होंने कहा कि जहां आपको जिंदगी को खतरा है या आपके माल को खतरा है, आपका एक बहुत लंबा तजुर्बा रहा है पुलिस में रहते हुए, इस कानून के तहत क्या किस तरीके का वायलेशन सामने आता है, किस तरह की जो वारदात होती है वो सामने आती है? क्योंकि आपका जो तजुर्बा है मैं जानना चाहूँगा उसके ज़रिए। देखो, हम आर्म्स को देखते हैं और ख़ासकर हम डेडली या शार्प एज्ड जो वेपन्स हैं उनको कैटेगराइज कर रखा है। और ख़ासकर दिल्ली में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन किया था 1980 के अंदर। उस नोटिफिकेशन के तहत हम उस जो भी हम केस देते हैं या जो भी उसमें 3-4 टाइप के वेपन्स हैं, स्प्रिंग एक्चुएटेड नाइफ है, गरारीदार है और बटनदार है, या कोई किसी मैकेनिकल डिवाइस से खोलता है बंद होता है और उसका कुछ जो जैसा साहब ने बताया कि उसका एक सर्टेन उसकी जो है लेंथ और ब्रेड्थ है,
जैसे 7.62 है और एक 1.75 है उसका विड्थ है, वो अगर उस कैटेगरी में आते हैं वो तो किसी के पास भी मिलते हैं तो दोज आर वेपन ऑफ ऑफेंस, और हम उसको नोटिफिकेशन लगा के उनके खिलाफ जो है ये चीज़ें केस देते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताई हैं, ये जितने टाइप के नाइफ्स हैं या नाइफ्स इस लेंथ का, इस ब्रेड्थ का, जो इस मैकेनिकल डिवाइस को करता है, ये सारे के सारे वेपन ऑफ ऑफेंस में आते हैं। इसके ऊपर हम केस रजिस्टर हम करते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार डोमेस्टिक उसमें रहती हैं, कई बार वो एग्रीकल्चर फील्ड में आती है, लेकिन कई बार वो ऑफेंस के कैटेगरी में भी आ जाती है। जैसे साहब ने बताया अभी, अगर उनका यूज़ किया जाता है कहीं पर, इवन लाइसेंस ही है, मान लो मैं लाइसेंस ही हूँ और मैं भी अपने वेपन को दिखाने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए उसको खुला उस पर ना रख कर ऐसे हाथ से लेकर चलता हूँ, या खाली है और उसको भी मैं खाली कोई ट्रिगर दबाता रहे, तो उसमें जनता जो है ना थोड़ी सी डर जाती है, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया। आपके पास लाइसेंस है लेकिन आपने उसको अब दहशत फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है कि पब्लिक के अंदर आप जो है, ये लाइसेंस आपको दिया था इसको कैरी करने के लिए और इसको अपने प्रोटेक्शंस के लिए दिया था, सेल्फ प्रोटेक्शंस के लिए दिया था या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए दिया था, लेकिन आप इस वेपन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो है मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पब्लिक इससे आपके इस लाइसेंस के देखने से डर रही है। तो लाइसेंस ही होने के बावजूद भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो उस ढंग से इसको हम कैटेगराइज किया जा सकता है। बाकी शायद जितने भी फायर आर्म्स हैं वो कैटेगराइज कर दिए हैं लॉ के अंदर इसमें, और हम फायर आर्म को जो भी हमें मिलता है, इवन हमें तो इमिटेड फायर आर्म भी है, अगर आप नकली टॉय पिस्टल भी है, और वो कहीं अगर किसी जैसे पब्लिक सर्वेंट है उसको कहता है कि भाई आपको ये बंदूक दिखा दी मैंने और आपसे जो है वो मैं भाग जाता हूँ या मैं अपनी कस्टडी से भाग जाता हूँ, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है और उसमें हम जो है उसमें भी एक्शन लेते हैं। आपने सर लाइसेंस की बात की, इस देश में कौन कौन हथियार रख सकता है? एक्ट के मुताबिक कौन कौन लाइसेंस ले सकता है? देखिए, दो तरीके के वेपन्स है, एक है प्रोहिबिटेड बोर है, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर है। प्रोहिबिटेड बोर की सर्टेन कैटेगरीज हैं जो कि एक आम आदमी को यूज़ नॉर्मल कोर्स में नहीं मिल सकती। प्रोहिबिटेड बोर में है जैसे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, टेरिटोरियल मतलब हम जैसे पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर्स हैं, टेरिटोरियल आर्मी के हैं, एनसीसी हैं, या जो यूजुअली यूज़ करते हैं उसको, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को दिया हुआ है, या कोई और जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन सर इसमें हैं, वो बाकायदा ऑथराइज किया जाए। हाँ, वो सारे के सारे प्रोहिबिटेड बोर है जो नॉर्मल कोर्स में नहीं दिए जा सकते, और उनका इधर उधर जो है ट्रांसपोर्टेशन सर वो भी नहीं हो पाता। एक नॉर्मल कोर्स में जैसे कि आपकी सिंगल बैरल गन है, डबल बैरल गन है, .22 है, पिस्टल है, जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं या रिवाल्वर हैं, वो हैं। तो वो जो जिनको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये प्रोहिबिटेड आर्म्स नहीं है, जैसे आपने उंगली दबा ली और कई गोलियां निकल गई उसके अंदर से, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोहिबिटेड बोर है, वो आपको नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलेगा। आप सिंगल शॉट कर रहे हैं, एक एक बार दबा रहे हैं, एक एक बार गोली निकल रही है, तो उसके लाइसेंस का एक प्रोविज़न अलग है, उनका लाइसेंस का प्रोविज़न अलग है। जो एक्ट है 1959, इसमें इतने वायलेशंस, इतनी कंट्रावेंशंस है कि हर चीज़ के लिए ज़्यादातर इसमें लाइसेंस के प्रोविजंस हैं। आप जितने भी सेक्शंस हमारे हैं, चाहे वो आर्म्स से रिलेटेड हो, आर्म्स से मीन्स चाहे फायर आर्म्स में हो, तो छोड़ के कुछ कैटेगरीज को ऑलमोस्ट आप ट्रांसपोर्ट करते हो, बाहर से लाते हो, बेचते हो, स्टोर करते हो, यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से ये ज़्यादा ठीक है। लेकिन इस एक्ट में जो है कई चीज़ें और जो नई आई हैं वो हमारे लिए, खासकर पुलिस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज से और जो स्थिति है उसको कंट्रोल रखने के पर्पज से जो अब नए अमेंडमेंट्स, जो नई तब्दीलियां होंगी, उसको आप बेहतर मानते हैं? हाँ, खासकर मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उसका पर्पज, हाँ, जो अभी क्या है कि अभी कुछ 4-5 चीज़ें जो नई आई जो पहले एक्ट में नहीं थी। एक तो ये है कि भाई अगर आप पुलिस ऑफिसर्स के या किसी आर्मी ऑफिसर्स का वेपन छीन लेते हैं तो उस आपका 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न, अगर वो अपने काम पे है और उसका वेपन आपने छीन लिया किसी पब्लिक ने, तो 10 साल तक सज़ा का प्रोविज़न्स। या आप जिस पे जो सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है या ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो उसमें जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जी आपने ये खासकर हम मौकों का लगा किया। मैं चाहूंगा कि सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें जो सिंडिकेट लफ्ज आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर ये जान सकें। इसका ये मतलब है कि आपने आर्म्स को लाइसेंस के लिए यूज़ किया, एक से ज़्यादा 2 आदमी हैं, पिक्यूनियरी गेन के लिए आप गैंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सब मिल के काम कर रहे हो और उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, पिक्यूनियरी गेन आपको मिल रहा है और वायलेंट एक्टिविटीज़ में है आप तो, और फिर
ऑर्गेनाइज, मतलब एक नहीं 2 से ज़्यादा आदमी आप मिलके ये काम कर रहे हो और रेगुलरली आपका क्राइम जो है कई केसेस आपके ऊपर हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, वैसे नॉर्मल जो हमारा लॉ है उससे वो कंट्रोल करना थोड़ा सा उनको मुश्किल है। तो ये जो प्रोविजंस हैं जो मकोका जिनके ऊपर लगता है, तो उसका फ़ायदा हमें आर्म्स एक्ट में, क्योंकि आर्म्स उसमें जल्दी मिलता है। एक अगर आर्म्स उसने एक्ट का केस हो गया और उसने यूज़ किया कभी वेपन्स को, और वो फिर हम उस पर ये एक्शन ये करते मकोका लगाते हैं, तो हमारे लिए इस एक्ट में ये फ़ायदा है अब कि अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाला आदमी मेंबर्स है तो उसकी 10 साल की सज़ा है, और उसको कोई हेल्प करता है, बनाता है उसके लिए, या उसके लिए प्रोक्योर करता है, तैयार करता है, उसको देता है, जैसे गैंगस्टर तो अंदर है, बाहर से अगर कोई हेल्प करता उसके लिए भी 10 साल की सज़ा है, उसके लिए भी 10 उसके साल में तो हाँ प्रावधान किया गया है। तो गैंगस्टर को या ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स को रोकने के लिए नया प्रोविजंस आए हैं। या अब ट्रैफिकिंग का पहले नहीं था एज सच, अब ट्रैफिकिंग के लिए भी 10 साल की सज़ा का प्रोविज़न करके, और वो नया एक कि अगर आप ट्रैफिकिंग करते हो इन आदमियों के लिए, या वैसे भी ट्रैफिकिंग करते हो, आर्म्स की इधर से उधर लाते हो जो कंट्रावेंशन के साथ, जिसे अपने सिंडिकेट क्राइम कहा कि कुछ किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर 2-3 लोग इकट्ठे होकर के और उनके पास कोई फायर आर्म्स है और वो जाकर के किसी को धमकाते हैं, रंगदारी मांगते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी दुकानदार को या किसी घर में घुसकर वो रंगदारी मांगते हैं, उनके लिए क्या किस तरह का केस दर्ज होगा सबसे पहले और क्या सजा है? नहीं, उनके लिए तो देखो, अगर जाके वो वेपन्स का जैसे बताया सिंह साहब ने कि भाई अगर इमिनेंट डेंजर टू लाइफ है तो फिर तो रॉबरी है, ठीक है। अगर आप उसको इतना डरा देते हो तो, और वेपन का यूज़ करके कहते हो, तो अल्टीमेटली रॉबरी भी है, और जो वेपन आपने दिखाया है उसके अगेंस्ट भी 397 हमारा प्रोविजन जो है उसमें वो भी अलग से सेपरेटली उसकी सज़ा का भी प्रावधान है। 5 साल की सज़ा मिलेगी उसको जिसके पास वेपन है, जो वेपन दिखा रहा है। बाकी जो है हम जो है वो जो डराने वाली सेक्शन है वो एक अलग तरीके से लगती हैं, तो दोनों ही ऑफेंसेस में उसको सज़ा मिलेगी। पर्पज़ सिर्फ इसका ये था, इसमें जो अभी जो प्रोविजंस है उसमें कि आप जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में रेगुलरली डील कर रहे हो, किसी एक केस की नहीं बात कर रहा मैं, रेगुलरली एक 2 या 3 आदमी हैं जो रेगुलरली पिक्यूनियरी गेन के लिए क्राइम करते आ रहे हैं, वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मकोका का जो प्रोविजंस है उसमें जो वेपन यूज़ करते हैं या वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए ये सज़ा का जो प्रावधान बढ़ाया गया 10 साल का, वो बहुत ही इफेक्टिव एक है। अदरवाइज हाँ, बहुत इफेक्टिव है। वीरेंद्र सर, जब हम लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ ये भी आती है कि लाइसेंस एक स्टेट ने इशू किया, दिल्ली से उसको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद वो हथियार लेकर के वो व्यक्ति, माना कि उसके पास लाइसेंस है उसका, वो उत्तर प्रदेश या आसपास के दिल्ली के हरियाणा में किसी भी राज्य में चला जाता है। अब उसको वहाँ जा कर के क्या करना है, और अगरचे वो वहाँ पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, क्या कुछ है? देखिए, इस बारे में ना जो ब्रॉड आउट गाइडलाइंस जो हैं, कैलाशनाथ केस है, कैलाशनाथ केस है उत्तर 5 जजेस बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसकी गाइडलाइंस जो है, इसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसमें इट इज़ क्लियरली लेड डाउन। ये बात ठीक है कि रूल से प्रोवाइड कर, देखिए पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर, जैसे मैं जैसे एसीपी साहब ने बताया अभी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कहते हैं, मैंने अपने लोगों से या अपने से एफिलिएशन रखने वाले एक दूसरे गैंग से, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं एग्जांपल की बात है, या मैं किसी दूसरे स्टेट में रहता हूँ और मैंने उसकी से अपने एक आदमी को डिप्यूट किया, जा भी वहाँ पर ये काम करके आइए आप, जो इलीगल काम है, अगेंस्ट लॉ काम है, जो कानूनी प्रक्रिया से जो संभव नहीं है, नहीं हो सकता, तो और ऐसे इंसिडेंट्स में मैं बराबर अपना नेटवर्किंग देश की दूसरी जगहों में भी कर रहा हूँ, ऐसे हादसे अंजाम दे रहा हूँ, तो वो मकोका एक्ट जो एसीपी साहब ने बोला उसमें कवर होता है वो। अब लेकिन सवाल इसके साथ ये है, ये बात ठीक है कि उनको जो सपोर्ट हार्बर करने वाले, जो उनको प्रोटेक्शन देने वाले, अपने पास जगह देने वाले, उनको फाइनेंशियल एड देने वाले, वो सब उसमें शामिल हैं। वो उन सब की भी एक पर्टिकुलर एक्ट, उस पर्टिकुलर इलीगल एक्ट के पीछे उन सब की भी भागीदारी है, इतना वो कवर होते हैं। लेकिन अब जो जैसे आपने मुझे बोला, आपकी बात के जवाब में, अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसलिए ये स्पेशल लॉ बनाया गया और ये लॉ में हर किस्म का हथियार उसमें कवर्ड है। हथियार बेसिकली 2 तरह का होता है, जो आप ब्रॉड आउटलाइन से बोलते हैं हम। एक फायर आर्म है, जो जिसे हम मानते हैं कि बंदूक या किसी भी बारूद का इस्तेमाल करके
एक प्रोपल्शन हो, जिससे जी। एक गोली जैसे निकले, जिसमें पहले तो लेड होता है, लेड एक धातु होती है, गोली लेड की होती थी, शेल्स के अंदर गोली रखी जाती थी और पीछे से ट्रिगर जो होता था, ट्रिगर उसको इनिशिएट करता था विस्फोट को उसके अंदर। अब उसमें एंटीमोनियम, उसे हाइपर किया गया एंटीमोनियम वगैरह डालकर क्वालिटेटिवली, ताकि उसकी रेंज बढ़ जाए, बहुत सारी चीजें उसके लिए। लेकिन वो कुछ भी है, आएगा तो जराइम की और जुर्म की कैटेगरी में ही जुर्म की आएगा, चाहे वो कैसे ही हो, कोई भी। चाहे वो अब देसी कट्टा क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे यही था कि अगर एक स्टेट ने लाइसेंस इशू किया हुआ है और वो व्यक्ति दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो उसको पहली फुर्सत में क्या करना चाहिए दूसरी स्टेट में दाखिल होते ही? देखिए, मैंने आपको कैलाशनाथ केस बताया, मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ यूपी का केस है वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का 5 जजेस बेंच का है। बाद में एक क्या कहते हैं सर उसमें? देखिए, बेसिक प्रेमाइस ये है, मेरे को लाइसेंस मिलना XYZ, किसी को भी लाइसेंस मिलना, इट इज नॉट गारंटी कि मैं उसे इंप्यूरिटी के साथ इस्तेमाल करता रहूं उसको मैं। इट इज अब ये सवाल, फंडामेंटल सवाल, जब सुधारों की बात आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। मेरे को सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर और सेंसिटिविटीज को इस्तेमाल, सेंसिटिविटीज जो होंगी, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उसने जो असेसमेंट की है वहाँ सिचुएशन की, उसकी सेंसिटिविटीज को नजर में रखते हुए उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बेसिक प्रेमाइस है जिसे समझना जरूरी है। यानी लाइसेंसिंग का एक प्रोसेस अपनी जगह है, लेकिन उसको लेकर के बाहर जाने के लिए जो प्रावधान है वहां कानून वो भी अलग है। जैसे सपोज मेरे पास दिल्ली में ही मैं दिल्ली, एज्यूमिंग मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मेरे पास दिल्ली में लाइसेंस लेने की आज़ादी है और मैं त्रिलोकपुरी में पहुंच जाता हूं जहां दंगा चल रहा है और मैं कहता हूं मैं त्रिलोकपुरी में रह रहा हूं मैं बैठ के, या मेरा एड्रेस त्रिलोकपुरी का, मेरे पास लाया, मैं होल्डिंग है लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को, ताकि किसी भी किस्म का अपराध की सिचुएशन फ्लेयर अप ना हो जाए, मुझे, अब मैं कह सकता हूं मैं लाइसेंस है, आई एम लाइसेंस होल्डर, लेकिन लाइसेंस से आपको इजाजत नहीं दी गई है कि आप समाज के अंदर दहशत फैला सकें या किसी को डरा सकें। नहीं सर, ये बड़ी थिन लाइन है, ये बहुत ही थिन लाइन है। सिर्फ ये जानकारी होना कि मेरे पास लाइसेंस ही है और लोगों के परसेप्शन में है कि मैं तो अब निकल के आऊंगा तो कुछ ना कुछ कर ही डालूंगा, ये परसेप्शन जब ट्रेवल कर रहा है तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग मेरे लिए रिटेलिएट कर सकते हैं और मैं भी कुछ लोगों के लिए रिटेलिएट कर सकता हूं, और जिसकी वजह से पुलिस का काम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बढ़ सकता है, परेशानी पैदा हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी स्थितियों में कहती है कि आपका लाइसेंस सस्पेंड किया था, उसमें सुनवाई नहीं है और फौरन उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा, और मुझे यानी कि जो लाइसेंस आपको दिया गया है उसको मनसूख भी किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। और लाइसेंस देने के साथ साथ आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि समाज के अंदर अमन और शांति जो है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, नहीं तो आप सजा के भी हकदार हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक एस्पेक्ट है उसका। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि अगर लाइसेंस होल्डर होना एक बहुत जिम्मेवारी का काम है। रेपुटेशन, लोग जिसको लाइसेंस मिलता है उसकी असेसमेंट की जाती है कि वाकई ये इतना जिम्मेवार व्यक्ति है कि इसके इतना खतरा है इसको, इस व्यक्ति को। असेसमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जी, असेसमेंट की बात आपने कही और ये बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट इस प्रोग्राम को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा, वक्त की हमारे पास कमी है। अगले एपिसोड में हम इससे मुताल्लिक और भी जो अहम बारीकियां हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे, उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है आज की इस प्रोग्राम में अपने कीमती जो आपने तजुर्बात थे और बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। उम्मीद है आपने आज की इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू के ऊपर अगले एपिसोड में बातचीत करने के लिए। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हुए मैं दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।